दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता है धामपुर, और इसी धामपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है दीतनपुर। और दीतनपुर गांव में 21 वर्षीय रुचिका अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी। पिता देव सिंह खेती किसानी करते थे और माँ एक घरेलू महिला थी। वही उसका छोटा भाई भी स्कूल में पढ़ाई करता था। ये एक सीधा साधा और छोटा परिवार था। परिवार में जीने के संसाधन तो सीमित थे, लेकिन प्यार और संतोष की कोई कमी नहीं थी। माँ बाप को अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था। उन्हें लगता था कि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करेगी और परिवार का नाम रोशन करेगी। रुचिका भी उनके सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो पढ़ाई भी करती थी और साथ ही एक ब्यूटी पार्लर में काम भी करती थी। रुचिका मेहनती थी, समझदार थी और अपने सपनों को लेकर बेहद गंभीर थी। उसका सपना था कि वो खुद का एक बड़ा ब्यूटी पार्लर खोले, जहां सिर्फ काम ही ना हो बल्कि उसकी अपनी एक खास पहचान हो। वो चाहती थी कि एक दिन माँ बाप से कहे, अब आप लोग मेहनत मत कीजिए, आपकी बेटी सब संभालेगी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। पिता देव सिंह, वो उसकी पत्नी को बेटी पर बहुत नाज था और लड़की को अपने माँ बाप की उम्मीदों का पूरा ख्याल था। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनकी ये खुशियां ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। दरअसल 10 मई 2025 की सुबह रुचिका रोज की तरह तैयार हुई और अपनी माँ से बोली कि पहले पार्लर जा रही हूं, उसके बाद शिवम से मिलूंगी, थोड़ा देर हो जाएगी। माँ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोली कि ठीक है, लेकिन जल्दी लौट कर आ जाना। रुचिका मुस्कुराकर निकली और चली गई। शाम तक सब ठीक लगा, लेकिन जब रात होने लगी और वो वापस नहीं आई तो माँ बाप को बेचैनी होने लगी। फोन लगाया तो उसका मोबाइल बंद आ रहा था। माँ ने सोचा शायद कहीं रुक गई होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा चिंता बढ़ती गई। जब रात हो गई और रुचिका घर वापस नहीं लौटी तो माँ की चिंता और बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने पिता को बताया कि रुचिका सुबह कह कर गई थी कि वो पहले पार्लर जाएगी, फिर शिवम से मिलने जाएगी। ये सुनते ही पिता को ठीक नहीं लगा। उन्होंने तुरंत शिवम को फोन लगाया और सीधे पूछा, शिवम बेटा, क्या रुचिका बिटिया तुम्हारे साथ है? उसने कहा था कि वो तुमसे मिलने जा रही है। आवाज सुनकर शिवम थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, नहीं अंकल, वो तो मुझसे मिलने आज तो आ ही नहीं। हो सकता है किसी बात पर गुस्सा होकर कहीं चली गई हो, हम भी उसका पता करते हैं। शिवम का यह जवाब सुनकर पिता देव सिंह को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस वक्त कुछ कहा नहीं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कुछ देर में बेटी खुद ही आ जाएगी। पूरी रात बीत गई थी और सुबह भी हो चुकी थी, लेकिन रुचिका का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच परिवार ने हर वो जगह देख ली थी जहां रुचिका के जाने की संभावना थी। पार्लर में पूछा गया, शिवम से दोबारा बात की गई, उसकी सहेलियों को फिर से फोन लगाया गया, आसपास के रिश्तेदारों के यहां भी पता करवाया गया, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। परिवार अब और इंतजार नहीं कर सकता था। दोपहर ढल रही थी और रुचिका का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसलिए पिता ने पास की कोतवाली धामपुर में जाकर शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। वो सीधे थाने पहुंचे और वहां ड्यूटी पर मौजूद अफसर को सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कल सुबह घर से निकली थी, पहले पार्लर जाने की बात कही थी, फिर शिवम से मिलने की कही थी, लेकिन ना तो वो पार्लर पहुंची और ना ही शिवम से मिली। उसका फोन भी बंद है और अब उसका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस ने शुरू में इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला समझा। जांच की शुरुआत सिर्फ कागज पर हुई थी, ना उसमें तेजी थी और ना ही कोई गंभीरता। पुलिस का मानना था कि लड़की समझदार कहीं चली गई होगी, अपने आप खुद ही वापस लौट आएगी। इसी बीच 16 मई 2025 की दोपहर को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि पास की पोषक नहर के किनारे एक लड़की की लाश पड़ी है। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है
और वहां जो देखा गया उसने सबको हैरान कर दिया। वो लाश काफी हद तक सड़ चुकी थी, लेकिन कपड़ों और पहनावे से अंदाजा लगने लगा कि शायद ये वही लड़की है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कुछ दिन पहले दर्ज हुई थी। पुलिस ने तुरंत परिवार को बुलाया और जब मां ने बेटी के कपड़े और हाथ की चूड़ी देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये रुचिका ही थी। अब तक जो मामला एक गुमशुदगी का था वो साफ हो चुका था कि ये कोई आम लापता लड़की की कहानी नहीं थी। ये मामला एक कत्ल का था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इस रिपोर्ट को सेक्शन 302 यानी हत्या में तब्दील कर दिया। अब जांच गुमशुदगी की नहीं बल्कि मर्डर केस के तौर पर शुरू की गई। पुलिस को अब भरोसा हो चुका था कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब जाकर पुलिस पहली बार एक्टिव होती है और बिना देर किए शिवम को उठाया जाता है। उसे थाने लाकर लगातार 12 घंटे तक पूछताछ की जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी देर की पूछताछ के बाद भी ना तो शिवम टूटा और ना ही पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत था जिससे वो उसके सामने और सख्ती से पेश आ सकते। शिवम के हाव भाव, उसका आत्मविश्वास और बात करने का तरीका देखकर खुद पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगने लगा था कि शायद शिवम सच में बेकसूर है, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे तुरंत छोड़ देना भी ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले पुलिस ने तय किया कि एक बार उसके घर की तलाशी जरूर ली जाए। और जब पुलिस ने शिवम के घर की तलाशी ली तो वहां एक ऐसा सबूत मिला जिसने इस केस को चंद मिनट में खोल कर रख दिया। दोपहर में पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची। घर के सभी सदस्यों को बाहर बैठाया गया और टीम ने एक एक कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। अलमारी, बिस्तर, दीवारों के कोने, पुराने बक्से सब देखा जा रहा था, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच कमरे के एक कोने में और अखबार के नीचे कुछ दबा हुआ सा नजर आया। जब एक कांस्टेबल ने उसे निकाला तो वो एक सैंडल थी। हल्की मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन देखने से साफ था कि वो किसी लड़की की सैंडल थी। पुलिस ने बिना कुछ बोले वो सैंडल बाहर लाकर रुचिका की मां को दिखाई। मां ने एक नजर डाली और बिना किसी संकोच के कह दिया कि ये तो मेरी बेटी की सैंडल है, यही पहनकर निकली थी उस दिन। अब तक जो सिर्फ शक था वो फॉरेंसिक रिपोर्ट से जुड़कर सीधा सबूत बन चुका था, क्योंकि जब लाश मिली थी तो उसके पैरों में कुछ नहीं था। अब पुलिस के सामने सवाल नहीं बचे थे बल्कि जवाब सामने था। जैसे ही वो सैंडल शिवम के सामने रखी गई उसकी हालत खराब हो गई, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा, अब भी कुछ छुपाना है या फिर जो कुछ हुआ था सब बता दो। शिवम कुछ देर चुप रहा, फिर उसने जो कहानी बताई वो सच में इंसानियत को हिलाकर रख देने वाली थी। उसने बताया कि हाँ, उस दिन रुचिका मेरे घर आई थी। मैं उसे खुद लेने गया था और घर लाने के बाद मैं और मेरे मम्मी पापा ने मिलकर उसे मार दिया था। उसने कहा, मैं रुचिका से 2016 में मिला था। तब से लेकर अब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। कॉलेज की पढ़ाई, घूमना फिरना, बातें करना, हम दोनों का इरादा साफ था, साथ रहना है, शादी करनी है। लेकिन फिर बात वही अटक गई जहां अक्सर बहुत सी कहानियां टूट जाती है। शिवम बोला, मैंने कई बार उससे कहा था चलो शादी कर लेते हैं। हर बार उसने एक ही जवाब दिया, जब तक तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने बहुत कोशिश की, परीक्षाएं दी, लेकिन नौकरी नहीं लगी और इसी बात को लेकर हमारे बीच अक्सर लड़ाई होने लगी थी। दरअसल सच्चाई ये थी कि सच में रुचिका और शिवम एक दूसरे को 2016 से जानते थे और एक साथ पढ़ने की वजह से दोस्त भी थे। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी कि वो दोनों आपस में प्यार करते थे, बल्कि सच ये था कि शिवम अच्छा लड़का नहीं था। एक प्रकार से जैसे कुछ लफंगे लड़के होते हैं उसी तरह से शिवम था और उन दोनों में सिर्फ वैसा ही रिश्ता था जैसे एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे आपस में बिहेव करते हैं। लेकिन रुचिका पढ़ने में अच्छी होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थी, इसीलिए शिवम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। बशर्ते इस कहानी में रुचिका से भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि रुचिका जानती थी कि शिवम पढ़ने में कमजोर है
और ये भी जानती थी कि शिवम उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए रुचिका ने शिवम से सामने एक शर्त रखी थी कि चलो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए पहले सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी। और शिवम ने वो शर्त मंजूर भी कर लिया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। रुचिका ने ये सारी बातें अपने माँ बाप को भी बता रखी थी। शिवम आगे बताता है, 10 मई 2025 को मैंने उसे फोन किया और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, और वो मान भी गई। मैं बाइक लेकर पहुंचा और उसे बैठाकर अपने घर ले आया। मेरा इरादा था इस बार उसे समझ लूं, मान लूं, किसी तरह शादी के लिए राजी कर लूं। इसलिए घर लाने के बाद मैंने उससे दोबारा कहा, देखो अब बहुत हो गया, अब शादी के लिए मान भी जाओ और हाँ कर दो। लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहने लगी, मुझे किसी और से रिश्ता तय करना है और मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूं। उसके इनकार से मैं बुरी तरह टूट गया था। मैंने उससे एक बार फिर कहा, मत जाओ, मान जाओ प्लीज, लेकिन वो उठकर बाहर जाने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, तभी माँ और पापा भी आ गए। मैंने उनसे कहा कि ये शादी से मना कर रही है, तो माँ को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। माँ ने कहा, इतने सालों से हमारे बेटे को बांध रखा था और अब मना कर रही है, इसे तो मैं अभी देखती हूं। उसके बाद गुस्से में पहले माँ ने उसे पकड़ लिया और पापा ने उसका रास्ता रोक लिया और फिर हम तीनों ने मिलकर उसे दबोच लिया। शिवम ने आगे बताया, उसके बाद जो हुआ वो न सोचा था न समझा था। हम तीनों अचानक से उस पर टूट पड़े। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, माँ ने पैरों को कस के पकड़ा और पापा ने उसका गला दबा दिया। वो छटपटा रही थी, हमें धक्का दे रही थी, लेकिन हम तीनों में से कोई भी अपनी पकड़ ढीली नहीं की। कुछ ही देर में उसके शरीर की हरकतें होनी बंद हो गई और फिर थोड़ी देर में वो बिल्कुल शांत हो गई। अब पिता और बेटा दोनों ने मिलकर उसे बाइक पर बैठाया और गांव से कुछ ही दूरी पर उसे बहती नहर में फेंक दिया। जैसे वो कोई बोझ हो उतर फेंका गया हो। पुलिस ने शिवम और उसके माँ बाप तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पर अफसोस इस बात का है कि एक लड़की की जान चली गई। शायद उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो इस बार अपने माँ बाप की टच में थी। जो भी करती थी सब कुछ उन्हें बताती थी, फिर भी मार दी गई। आज कई घरों में बेटियां भरोसा करती हैं। लड़के अपनी पढ़ाई के बीच वादे तो कर लेते हैं और माँ बाप इन रिश्तों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब ये भरोसे झूठ और जिद की धूल में दब जाते हैं तो फिर रची जाती है ऐसी साजिश जिसमें इंसानियत दम तोड़ देती है। इस केस में तो 3 लोगों ने मिलकर एक लड़की की जिंदगी ही खत्म कर दी। अब यह मामला अदालत में जाएगा और हमें नहीं पता कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, पर एक बात जरूर साबित कर दिया है कि अगर रिश्ते इंसानियत से नहीं, जिद और झूठ से निभाए जाएं, तो फिर वहां घर नहीं, सिर्फ बर्बादी होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।